नमस्कार दोस्तों, नेस की तैयारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं। उन्हीं अभ्यास प्रश्न बैंक के अंतर्गत कक्षा 8 विषय हिंदी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हमने एक वीडियो सीरीज चालू की है, जिसके अंतर्गत आप वीडियो क्रमांक 1 और वीडियो क्रमांक 2 हिंदी के देख चुके हैं। आज हम हिंदी भाग 3 का वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिया गया है निर्देश, सूचना के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प का गोला लगाइए। यहाँ पर आपको दी गई सूचना, यात्रा कार्यक्रम की सूचना, दिनांक 5/12/2019, स्थान गुना। यात्रा हेतु सभी बच्चे 6/12/2019 को दिन के 11 बजे तक गुना रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। गुना से बड़ोदरा जाने वाली रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस गुना स्टेशन पर दिन के ठीक 12 बजे पहुँचेगी। सभी बच्चे रेलगाड़ी में शिक्षकों के साथ S4 कोच में बैठेंगे। रेलगाड़ी में खिड़की से अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर न निकालें। सभी को शिक्षकों के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। दिनांक 8/12/2019 को यात्रा की वापसी शिवपुरी होगी। सभी बच्चे अपने साथ एक दिन का भोजन, एक चादर, पानी की बोतल, 2 जोड़ी पहनने कपड़े साथ लेकर आएँ। प्रधान अध्यापक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गुना, मध्य प्रदेश। तो देखिए, यहाँ पर आपको दी गई सूचना। अब इस सूचना के आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तर खोजने हैं, उनके उत्तर हमको बताने हैं। तो प्रश्न क्रमांक 21 है, हम देख रहे हैं। यह सूचना किस बारे में है? ए. छुट्टी के विषय में, बी. परीक्षा के विषय में, सी. यात्रा के विषय में, डी. खेल के विषय में। ठीक है ना, किसके विषय में है? यात्रा के विषय में। बिल्कुल सही जवाब है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन सी पर गोला लगा देते हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 22, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? ए. खिड़की टूट जाएगी, बी. खिड़की खराब हो जाएगी, सी. शरीर काला पड़ सकता है, डी. अंगों को चोट लग सकती है। तो देखिए, जब शरीर का कोई अंग बाहर निकालते हैं तो उससे न तो खिड़की टूटती है, न खराब होती है, और न ही शरीर का रंग काला पड़ता है, बल्कि क्या होता है कि हमारे अंगों को चोट लग सकती है। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है? ए. मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया, बी. मोहन बाजार से चादर खरीद कर लाया, सी. मोहन बाजार से चादरा खरीद कर लाया, डी. मोहन बाजार से चादरी खरीद कर लाया। तो देखिए, यहाँ पर इसका सही जो जवाब होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया, क्योंकि चादर का बहुवचन होता है चादरें, न कि चादरा या चादरी। ठीक है ना, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ए। प्रश्न 24, छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं? ए. अपने माता पिता के साथ, बी. अपने शिक्षकों के साथ, सी. अपने रिश्तेदारों के साथ, डी. अपने प्रधान अध्यापक के साथ। है ना। तो बच्चे जो हैं अपने माता के साथ नहीं जा रहे हैं, है ना, क्योंकि वहाँ सूचना कौन दे रहे हैं? प्रधान अध्यापक दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि अपने शिक्षक के साथ जाना है ना। और वे नहीं अपने रिश्तेदारों के साथ जा रहे हैं और नहीं प्रधान अध्यापक के साथ जा रहे हैं, वे यात्रा करने जा रहे हैं अपने शिक्षकों के साथ। इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब। प्रश्न 25, यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है? है ना, अभी हमने सूचना पढ़ी, तो उसमें ऑप्शन दिया है ए. चादर, कपड़े, टार्च, बी. टार्च, पानी की बोतल, कपड़े, सी.
चादर, कपड़े, पानी की बोतल। और डी, टार्च, चादर, पानी की बोतल। तो इसमें सूचना में लिखा हुआ है कि सभी बच्चे अपनी चादर, कपड़े और पानी बोतल लेकर जाएं, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या है कि कोई भी सूचना यदि लिखी हुई है उसको पढ़ना है और पढ़ करके उसको समझना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फिर आपको दिए गए निर्देश, इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो हमें गद्यांश ध्यान से पढ़ना है और समझना है, उसके बाद हमें क्या करना है कि सही उत्तर पर गोला लगाना है। नीम भारत में सर्वत्र पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध वृक्ष है। नीम के पेड़ का तना सीधा और मोटा होता है, जिसमें कुछ ऊपर कई मुख्य शाखाएं और उनकी कई कई उपशाखाएं तथा टहनियाँ होती है। इसकी छाया घनी होती है। नीम के पेड़ की छाल मोटी, कठोर, खुरदरी और पपड़ीदार होती है। नीम का संस्कृत भाषा का नाम अरिष्ट है, जिसका अर्थ रोगों का नाश करने वाला होता है। इसकी छाल, जड़, फूल, फल और पत्तियां दवाइयां बनाने के काम आती है। यह एक अद्भुत वृक्ष है। बेल, आंवला, बहेड़ा आदि की भांति नीम भी एक रोगनाशक पेड़ हैं। इसकी निबोली, यानी इसका जो फल होता है उसको बोलते हैं निबोली। इसकी निबोली से मार्गोस नामक तेल प्राप्त होता है। इसका उपयोग कोढ़ और चमड़ी के अन्य कई रोगों में होता है। नीम की दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। नीम एक कड़वा वृक्ष है। मीठा नीम नामक एक वृक्ष इससे अलग होता है। नीम की लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम भी आती है। इसकी लकड़ी में धूल और दूसरे कीड़े नहीं लगते। अनाज और अलमारी आदि को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों और निबोलियों से बनी खाद गन्ना और सब्जियां को फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। नीम के पत्तों को उबालकर उसके पानी से बीमार व्यक्तियों और बच्चों को नहलाया जाता है। नीम एक बहुउपयोगी और उपकारी वृक्ष है जो हमारे आसपास की सहजता से उपलब्ध हैं। हमें इसके गुणों से लाभ उठाना चाहिए। अब ये हमने गद्यांश पढ़ा है। इस गद्यांश को पढ़ करके इस पर आधारित नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन पर हमें सही विकल्प पर गोला लगाना है। तो प्रश्न है 26, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर एक अच्छा संदेश वाक्य क्या होगा। ए, फर्नीचर के लिए नीम लगाएं, नीम खरीदें। बी, अधिक नीम लगाना हानिकारक है। सी, नीम लगाएं, पर्यावरण बचाएं। डी, नीम से दूर रहें, यह एक कड़वा वृक्ष है। तो देखिए, सिर्फ फर्नीचर के लिए नीम खरीदें ऐसा इसमें संदेश नहीं है। नीम लगाना हानिकारक है, यह भी अच्छा संदेश नहीं है। सी, नीम लगाएं, पर्यावरण बचाएं, यह बिल्कुल अच्छा संदेश है। इसलिए इसे हम जो है सही उत्तर मानेंगे और इस पर गोला हम लगा देंगे, ठीक है ना। प्रश्न 27, नीम के पेड़ के किस हिस्से को दातून के रूप में प्रयोग किया जाता है। तना, इसका हम दातून नहीं बनाते हैं। पत्ती, इसका भी दातून नहीं बनाते हैं। और जड़ का दातून नहीं बनाते हैं। फिर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शाखाएं। यानी नीम के पेड़ की जो शाखाएं होती है ना, उससे हम दातून बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 28, नीम की तरह स्वास्थ्य के लिए उपयोगी एक दूसरा वृक्ष कौन सा है। ए, कैंथ। बी, पलाश। सी, आंवला। डी, सेमर, है ना। तो नीम की तरह जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी दूसरा वृक्ष है वो होता है आंवला। आंवला जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है और जो कि पाचन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। आंवले को हम जो है औषधीय पौधा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा
सी आंवला। प्रश्न 29, वृक्ष के पर्यायवाची के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त करेंगे? ए मूल, बी पान, सी सुमन, डी पेड़, है ना। तो देखिए, मूल यानी जड़ होता है, पान पत्ता होता है, सुमन यानी फूल होता है। तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पेड़, यानी ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न 30, निम्न के गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेषण शब्द सर्वाधिक उचित है? ए चमत्कारिक, बी कड़वा, सी विनाशकारी और डी घना। तो निम्न के गुणों को व्यक्त करने के लिए जो विशेषण शब्द होता है वह होगा चमत्कारी, है ना। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपको दिए गए फिर निर्देश। तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। अब आपको दी गई है तालिका और इसके अंदर पहले कॉलम में दी गई विशेषताएं, है ना। आगे कुछ नाम हैं, श्री श्रीकांत, श्री शेखर, श्रीमती विनीता, सुश्री अंजुमन। विशेषताएं हैं आँखों का रंग, श्रीकांत का आँखों का रंग है भूरा, शेखर की आँखों का रंग है काला, इसी प्रकार से श्रीमती विनीता की आँखों का रंग नीला है और सुश्री अंजुमन की आँखों का रंग भूरा है। इसी प्रकार से नाक का दिया गया है, श्रीकांत की नाक नुकीली है, शेखर की नाक चौड़ी और विनीता की नाक जो है वो लंबी है और अंजुमन की नुकीली है। बाल आपको दिए गए हैं काले सीधे, घुंघराले, छोटे छोटे और लंबे। मुंह और होंठ दिए गए हैं गोल मुंह, पतले होंठ, लंबा मुंह, मोटे होंठ, गोल मुंह, फैले होंठ, चौड़ा मुंह, पतले होंठ। और रुचियाँ दी गई है कि कविता और कहानी लिखना, चित्रकारी करना, खाना बनाना, पत्र पत्रिकाएँ पढ़ना। और स्वभाव दिया गया है शांत, गुस्सेल, मिलनसार और हंसमुख। ठीक है ना। अब इस तालिका के आधार पर आपको दिए गए हैं प्रश्न दिया गया है 31। तालिका के अनुसार किन दो व्यक्तियों के होंठ एक जैसे हैं? है ना। तो श्रीकांत और शेखर के होंठ अलग अलग हैं, श्रीमती विनीता और सुश्री अंजुमन के होंठ भी अलग अलग हैं, शेखर और विनीता के भी अलग अलग हैं। लेकिन श्रीकांत और सुश्री अंजुमन के होंठ एक जैसे हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा, है ना। आप तालिका को देख सकते हैं। प्रश्न 32, किन दो व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है? एकदम विपरीत है ना, एकदम विपरीत। यानी श्रीकांत और श्रीमती विनीता, है ना, श्रीमती विनीता एवं सुश्री अंजुमन, सी श्री श्रीकांत एवं श्री शेखर, डी श्री श्रीकांत एवं सुश्री अंजुमन। तो आप देख रहे हैं कि जब तालिका देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि श्रीकांत एवं श्री शेखर दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन दो व्यक्तियों की रुचियां, है ना, साहित्य क्षेत्र में समान हैं? है ना। तो आप तालिका का अध्ययन करते हैं तो उसमें पाते हैं कि श्रीकांत और अंजुमन दोनों की रुचियां साहित्य के क्षेत्र में समान हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, है ना। प्रश्न 34, श्री श्रीकांत और सुश्री अंजुमन के किन दो अंगों में समानताएं हैं? तो हम देखें कि जब तालिका का हम विश्लेषण करते हैं, तालिका को ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि श्रीकांत और सुश्री अंजुमन के नाक और आँखों का रंग एक जैसा है, यानी इसमें समानता है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 35, यह तालिका किस से संबंधित है? ए व्यक्तिगत गुणों से, बी पारिवारिक गुणों से, सी सामाजिक गुणों से और डी राष्ट्रीय गुणों से। देखिए, ये गुण पारिवारिक नहीं है, सामाजिक भी नहीं है और राष्ट्रीय गुण भी नहीं है, ये गुण होते हैं व्यक्तिगत, है ना। तो इसलिए क्या होगा सही जवाब ऑप्शन ए व्यक्तिगत गुणों से संबंधित तालिका है।
ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और मज़ेदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।